अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ये पहला मौका है कि दिल्ली पुलिस ने यौम आज़ादी से कबल कौमी दारकूमत में एक तारीखी इमारत लाल किले के सामने बड़े बड़े कंटेनर्स नस्ब किए हैं। दिल्ली पुलिस के ज़राए ने बताया कि यह सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के मरकजी दरवाजे के सामने मरकजी सड़क के किनारे बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि सामने से लाल किला नजर न आए। 15 अगस्त को सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम किसानों की तहरीक और खालिस्तान दहशतगर्दों की धमकियों के पेश नज़र उठाया है। वाज़ेह के जारिया साल यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को हज़ारों मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए किसान यूनियनों की तरफ से मुनक़िद की गई ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिस से झड़प की। बहुत से मुजाहिरीन लाल किला पहुँचकर ट्रैक्टर चलाकर इस तारीखी यादगार में दाखिल हो गए थे। इस दौरान कुछ मुजाहिरीन ने लाल किले के परचम सुतून पर मजहबी परचम भी लहरा दिया था। इन सब वाक़ात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। तमिलनाडु कानून साज असेंबली का बजट सेशन शुरू हुआ है। रियासती वजीर फाइनेंस PTR राजन ने रियासत की तारीख में अपना पहला बजट पेश किया। MK स्टालिन ज़ेर क़यादत हुकूमत ने पेट्रोल टैक्स 3 रुपये फी लीटर कम करने का बड़ा ऐलान किया है। इसकी वजह से रियासत को हर साल 1160 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने अज़्म किया है कि अवाम की बहबूद के लिए वो नए बोझ को बर्दाश्त करेंगे और इसकी पाबंदी के लिए कोई मुस्बित राहें तलाश करेंगे। मुल्क भर में कई माह से ईंधन बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकारी कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन तमाम रियासतों और मरकज़ को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने टैक्स में कमी कर सकते हैं। स्टालिन हुकूमत ने मुल्क भर में अपने इक़दाम के जरिए मिसाल कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अहदाफ को पूरा करने की सिमत में एक बड़ा कदम है और इससे ऑटो सेक्टर को एक नई शिनाख्त हासिल होगी और मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासत गुजरात में मरकज़ी वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट व कौमी शायरा और हुकूमत गुजरात की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 75वें यौम आज़ादी से पहले आज का ये प्रोग्राम खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के बड़े अहदाफ को पूरा करने की सिमत में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नए हिंदुस्तान में ऑटो सेक्टर को नई शिनाख्त अता करने वाला है। ये पॉलिसी मुल्क में गाड़ियों से होने आलूदगी को रोकने और सड़कों से ख़राब गाड़ियों को साइंसी तरीके से हटाने में बड़ा किरदार अदा करेगी। कर्नाटक में कोरोना केसेस के मामलात में इजाफे को देखते हुए सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 16 अगस्त के बाद से पाबंदियों में सख्ती लाने का फैसला किया है। कर्नाटक के वजीर सेहत डॉक्टर K सुधाकर ने अगरचे सख्त पाबंदियां नाफिज करने की खबरों की तरदीद की है, ताहम इनका कहना है कि मंगलुरु, हासन और कोडागो अजला में कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से पूरी रियासत में अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और केरला के सरहदी अजला में हफ्तेवार नाफिज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने ओहदेदारों को सूरत हाल पर सख्ती से नज़र रखने की हिदायत दी है। कर्नाटक में एक दिन में 1826 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 33 अमवात रिकॉर्ड की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौकशी मामले में NSA के तहत गिरफ्तार किए गए 3 लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी के घर के अंदर गौकशी करने से नज़्म व नस्क का मसला पैदा हो सकता है, लेकिन ये अवामी नज़्म व नस्क के बिगड़ने का मामला नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह का काम खुले तौर पर लोगों के सामने ढेर सारे जानवरों की कुर्बानी देने और इनके गोश्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के बराबर नहीं है। इसके बाद अदालत ने तीनों अफराद को रिहा करने का हुक्म दिया और कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कोई मवाद नहीं है कि अर्जी गुजार मुस्तकबिल में ये चीज़ें दोहरा सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी के 3 मुलजिमीन को सख्त बरहमी का इजहार करते हुए दिल्ली की अदालत ने जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इनकी नारेबाजी के जो वीडियो सामने आए हैं इसमें इनके रिमार्क्स मौजूद हैं जो गैर जमहूरी है। ऐसे रिमार्क्स की तौक़ी इस मुल्क के किसी शहरी से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने जिन 3 मुलजिमीन की जमानत की अर्जी खारिज की है वो प्रीत सिंह, दीपक हिंदू और विनोद शर्मा हैं। ये वो हैं जो वीडियो में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने इन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए वीडियो फुटेज का ही हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वीडियो क्लिप अर्जी गुजारों दीपक सिंह और प्रीत सिंह के लिए मुआवन साबित नहीं हो रही है। कानपुर में 5 साल की बेटी के सामने इसके वालिद
ابصار احمد کو پیٹنے اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے تینوں ملزمین کو 24 گھنٹے بھی جیل میں نہیں گزارنا پڑا۔ انہیں جمعے کو ہی ضمانت مل گئی۔ شرپسندوں کی رہائی کے لیے جمعرات کی رات بجرنگ دل نے ڈی سی پی کے دفتر پر ہنگامہ آرائی کی تھی۔ ابصار کو شرپسندوں کے چنگل سے پولیس نے ہی بچایا تھا۔ ڈی سی پی کے مطابق چونکہ یہ قابل ضمانت جرم ہے، اس لیے جمعرات کو گرفتار کرنے اور میڈیکل جانچ کے بعد جمعے کو انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اقلیتی کمیشن نے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مانسون سیشن میں جو کچھ بھی ہوا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے الزام لگایا ہے کہ دونوں ہی ایوانوں کے تخت نشین غیر جانبدار نہیں تھے، جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وزیراعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کا نام لیے بغیر کہا کہ بی جے پی کی دو شخصیات کی چلے تو وہ پارلیمنٹ پر تالا ہی لگوا دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ راجیہ سبھا میں گزشتہ روز جو بھی ہوا وہ اس لیے ہے کہ حکومت نے اپنی بات سے پلٹتے ہوئے دھوکے سے ایک بل پیش کروانے کی کوشش کی۔ سابق وزیر مالیت نے ایوان کی کارروائیوں سے مودی اور امت شاہ کی غیر حاضری پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ دو افراد کی فوج والی بی جے پی سرکار کی نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اگر ان دونوں مودی اور امت شاہ کی چلے تو وہ پارلیمنٹ پر تالا لگا دیں گے۔ آل انڈیا ہندو مہا سبھا نے اتر پردیش کے بدایوں کی جامع مسجد کی جگہ کو نیل کنٹھ مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاریخی کتابوں برٹش دور گزٹ کو بنیاد بتاتے ہوئے مہا سبھا کی قومی صدر راج شری چودھری بوس کی قیادت میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ڈیمانڈ لیٹر پیش کیا گیا۔ اس مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ مغل بادشاہ التمش نے مندر توڑ کر مسجد تعمیر کی تھی۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس مقام کی پرانی حیثیت لوٹا کر ہندوؤں کو پوجا کرنے کے لیے سونپ دیا جائے۔ ہندو مہا سبھا کے اس مطالبے کے بعد ملک میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ جموں کشمیر شری نگر کے پائن شہر میں واقع تاریخی جامع مسجد اور دیگر مرکزی حیثیت کی مساجد اور خانقاہوں میں جمعے کے روز ایک بار پھر محراب و منبر خاموش رہے۔ تاریخی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا احمد سعید نقشبندی نے UNI کو بتایا کہ مجھے صبح 10 بجے سے ہی اطلاع دی گئی کہ حکام نے کورونا وائرس کے پیش نظر جامع مسجد کو ایک بار پھر بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر سننے میں آیا کہ آثار شریف حضرت بل، خانیار شریف، خواجہ نقشبند صاحب غرض اور دوسری بڑی مساجد و خانقاہوں میں بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی۔ نوہیٹا جہاں تاریخی جامع مسجد واقع ہے، ان کے مکینوں نے کو بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے جمعے کی صبح ہی سے عبادت گاہ کے اندر جانے والے راستوں کو بند کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صرف جامع مسجد کو بند کیا گیا ہے، جبکہ جامع مارکیٹ سمیت تمام نزدیکی بازار کھلے ہیں۔ 12 ممالک بشمول امریکہ، ہندوستان اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان پر زبردستی مسلط کی جانے والی کسی بھی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ان ممالک میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین بھی شامل ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں بتایا کہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر 12 ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جو افغان عوام پر زبردستی مسلط کی جائے گی۔ ان ممالک میں امریکہ کے علاوہ قطر، چین، ازبکستان، پاکستان، برطانیہ، جرمنی، ہندوستان، ناروے، تاجکستان، ترکی، ترکمنستان کے علاوہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین بھی شامل ہیں۔ طالبان نے آج پورے جنوبی افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ مزید 4 صوبائی دارالحکومتوں پر انہوں نے اپنے قبضے کا اعلان کر لیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دارالحکومت کابل کے اطراف اپنا محاصرہ مضبوط کر لیا ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے تخلیہ کے صرف چند ہفتوں میں ہی طالبان نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہے۔ طالبان نے تازہ طور پر ہلمند کے صوبہ دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، جہاں گزشتہ 20 سالوں سے امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں کئی خونریز لڑائیاں لڑ چکی ہے۔ تلنگانہ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے آج وضاحت کی کہ ریاستی حکومت نے اسکولز کی کشادگی اور فزیکل کلاسز کے لیے کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا ہے۔ تاہم ریاستی حکومت کورونا صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ اور دوسری ریاستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آف لائن کلاسز کے آغاز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت وقفے سے دوسری ریاستوں میں اسکولز کی کشادگی کے موقف پر ڈائریکٹریٹ سے معلومات حاصل کر رہی ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے یہ وضاحت اس لیے کی کیونکہ میڈیا میں یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹریٹ نے 1 سپٹمبر سے فزیکل کلاسز کے آغاز کی حکومت سے سفارش کی ہے۔ محکمہ کے عہدیداروں نے کہا کہ ہم نے اسکولز کی کشادگی اور آف لائن کلاسز کے لیے کسی تاریخ کی سفارش نہیں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ 15 اگست کو صبح 10:30 بجے تاریخی قلعہ گولکنڈے پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ کورونا پروٹوکال کے درمیان یوم آزادی ریاست میں منائی جائے گی اور چیف منسٹر قلعہ گولکنڈے میں ہو رہے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وزراء، ویبس اور دیگر قائدین جو حکومت کی فہرست میں شامل ہیں، اضلاع میں ہو رہی تقاریب میں حصہ لیں گے۔ قلعہ گولکنڈے میں 75ویں یوم آزادی کی تقاریب کے سلسلے میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے قلعہ گولکنڈے کا معائنہ کیا اور اس بڑی تقریب کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ متعلقہ عہدیداروں کی ٹیم بشمول کمشنر پولیس انجنی کمار اور دیگر کے ساتھ چیف سیکریٹری نے اس مقام کا معائنہ کیا۔
तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की रियासत गैर पदयात्रा का आगाज 24 अगस्त से होगा। पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने साबिक वजीर चंद्रशेखर, साबिक रुकन असेंबली बाबू मोहन और दीगर बीजेपी कायदीन के साथ चारमीनार के करीब वाक़ मंदिर में पूजा के बाद बंडी संजय की पदयात्रा की तफसीलात मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि पदयात्रा को प्रजा सागर माया यात्रा का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा इस माह की 24 तारीख से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा की कामयाबी के लिए 29 कमेटियां काम कर रही है। राजा सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा न करके अवाम को धोखा दिया है। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, आकिल जाफर पाशा, रुकने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बाज़ मुस्लिम लड़कियों के आज़ादाना मेल मिलाप, इख्तलात, इर्तदाद और फिर शादियों के बढ़ते हुए वाक़ात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे बिलखुसूस वालिदैन की मुजरिमाना गफलत से ताबीर किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लड़के और लड़कियों के बिगड़ने की इब्तिदा हाई स्कूल से हो रही है और फिर कॉलेज की तालीम के बाद यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने तक ऐसे वाक़ात बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ने तो रही सही कसर पूरी कर दी है। मौलाना ने कहा कि वालिदैन अपनी लड़कियों पर इब्तिदा ही से तवज्जो नहीं देते और फिर लड़कियां भागकर गैरों से शादियां कर लेती है तो मुआशरा कहता है कि उलमा क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो गोया हक़ाइक़ को पेश करना अपना गुनाह समझ रहे हैं। मौलाना जाफर पाशा ने मुस्लिम लड़कियों को मशवरा दिया कि वो जहां आला तालीम हासिल करने को तरजीह दे वहीं अपनी हकीकी ज़िंदगी को आला से आला बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करें। हैदराबाद और सिकंदराबाद के वसत में वाक़ शाही मस्जिद बाग़ आमा अपनी तामीर के सदी बरस में दाखिल हो चुकी है, मगर हुकूमत और मिल्लत दोनों को भी इस अहम मौके का ख्याल नहीं रहा है। यह मस्जिद फ़न तामीर के एतबार से अपनी मुनफरिद हैसियत तो रखती है, मगर इस मस्जिद के मेंबर व महराब के ज़रिए दावत व तबलीग और मिल्लत की खिदमत के अछूते काम होते आ रहे हैं। अगरचे असल मस्जिद बहुत ही छोटी है जिसमें बमुश्किल 100 मुसल्लियों की ही गुंजाइश है, मगर इसके दामन में 5000 मुसल्ली समा जाते हैं और सलातुल जुम्मे में दोनों शहरों के लोगों से इस मस्जिद का सहन भर जाता है और मस्जिद अपनी तंग दामनी का शिकवा करती है। मस्जिद की दीवार पर एक कुतबा खताए तकमील तामीर साल तामीर बाग़ आमा की मस्जिद 1343 नस्ब है, जिससे पता चलता है कि यह मस्जिद हिजरी साल के एतबार से 100 साल कबल तामीर की गई थी। ताहम दीगर रिवायात के मुताबिक ईसवी साल 1924 में यह मस्जिद तामीर हुई थी। एक और खुतबे में इस मस्जिद की तामीर का साल 1334 फसली है, जिसके लिहाज से तामीर का ईसवी साल 1924 ही बनता है। क्योंकि ये एक मस्जिद है, इस्लामी तारीख़ हिजरी साल के एतबार से ही तरतीब दी जाती है, इसलिए इस मस्जिद के हिजरी एतबार से तामीर का सदी साल शुरू हो चुका है।